बनता है, क्योंकि सीसीएल के महामंत्री जी ने 2 अभ्यास वर्ग जो कोयला का किए उसमें मुझे बुलाए और उस अभ्यास वर्ग में विषय रखने का मौका मिला। हम लोग गीत तो गाते हैं, नारा भी बहुत कार्यकर्ता लगाते हैं, लेकिन आज के समय में सबसे खुशी का विषय है कि अपने मान्यवर ब्रजेश जी गीत पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। ये अभ्यास वर्ग है बंधु, और गीत से ही संस्कार आती है। नारे से हम अपने अंदर उत्साह पैदा करते हैं अपने आप को। ये अभ्यास वर्ग के माध्यम से हम भी चूंकि पूर्ण नहीं हैं। जब वेद व्यास जी अंतिम में लिख दिए थे कि अंत में नेति 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 न इति माने इसका कोई अंत नहीं है, ज्ञान अपूर्ण है। तो अनेकों अभ्यास वर्ग के माध्यम से जो हमारे पास संकलन था, उसके आधार पर हम कुछ कलेक्शन करके आपके बीच में इसका फोटोकॉपी भी हम अपने महामंत्री से आग्रह करेंगे कि सभी लोगों के, ताकि आने वाले जो पीढ़ी है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, उनको भी आप बतावें। अब बता करके रखें, चाहे कोयला हो, स्टील हो, बैंक हो, LIC हो, जो भी सेक्टर है, उनके सभी प्रबुद्ध कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या है कि हमको बोलना नहीं है, हाथ उठाएंगे। झंडा का आकार क्या होता है कितने लोग जानते हैं? झंडा का आकार क्या होता है? हाथ नहीं उतरेगी। बोलिए अपने मान्यवर संजय चौधरी। आयताकार होता है, माने चतुष्कोणीय। माने 4 कोण का होता है, आयताकार होता है। 4 मतलब क्या? लंबाई जो है, चौड़ाई क्या होनी चाहिए? कितने लोग जानते हैं? बोलिए। लंबाई, अच्छा। अनुपात क्या है? मतलब 2:3 का। अब कोई जिला मंत्री बोलेंगे, ये आकार हो गया कि चतुष्कोणीय आयताकार हो ही जाता है जब चौड़ाई से लंबाई 1.5 गुना। इस बात को सभी कार्यकर्ता को याद रखना है कि चौड़ाई से लंबाई 1.5 गुना। ये सभी समझते होंगे, यहाँ मैथमेटिक्स के भी विद्वान लोग हमारे कार्यकर्ता हैं। अब जिला मंत्री से हम जानना चाहते हैं, रामगढ़ के जिला मंत्री से ही जानना चाहते हैं, क्योंकि रामगढ़ का ये धरती है। झंडा का रंग क्या है? रामगढ़ के जिला मंत्री शिवशंकर जी झंडा के बारे में हमसे भी आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है हम पूछ रहे हैं तो केवल आपको पूछने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवा में अब बताएंगे हर्षवर्धन जी, क्योंकि आप स्वयं सेवक। भगवा रंग में कौन सा रंग होता है? पीला। चलिए, पीला और लाल, माने लाल और पीला। पीला रंग जो है हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, हमको भी याद नहीं रहता है, इसलिए बोल करके हम लोग अभ्यास कर रहे हैं या अभ्यास कर गए। पीला क्या है? और उसमें लाल भी मिला हुआ है। अभिमन्यु जी बताएंगे। अभिमन्यु जी बताएंगे कि
लाल जो है उसमें क्यों मिश्रण किया गया? चूंकि पीला था। अभिमन्यु जी बताएंगे लाल किसका प्रतीक है? तेजस्वी का प्रतीक है, तेजस्वी। तो मतलब ये भगवा जो हमारा ध्वज है, देखिए उस पर झंडा भी बगल में एक होना चाहिए था। भगवा जो ध्वज है वो पीला जो है बोले कि शांति का प्रतीक, और लाल तेज का प्रतीक। मतलब क्या हुआ कि ये सन्यासियों का रंग है। अपने उद्बोधन में गणेश जी बोल रहे थे वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग संगठन चलाते हैं। ये पीला और लाल मिला के भगवा नहीं बनता है। जी भाई साहब, सफेद और लाल मिला के भगवा बनता है। तो सफेद शांति का प्रतीक है, पीला शांति का प्रतीक नहीं है। पीला शांति का प्रतीक नहीं है। सफेद और पीला, सफेद और लाल मिला के भगवा केसरिया, सफेद और लाल मिला के केसरिया बनेगा। पता नहीं भाई साहब, ये तो हस्सू भाई दबे का वर्ग से हम लिए। अच्छा, हस्सू भाई दबे जिस समय अभ्यास वर्ग ले रहे थे वहाँ से है। अब देख लीजिए, आप लोग भी रिसर्च कर लीजिए इसको। हमारा रिसर्च है, बाकी आप देखिए। मतलब ध्वज का रंग जो है ये सूर्योदय के अग्निशिखा और सन्यासी जो गेरुए वस्त्र पहनते हैं उसका प्रतीक है। मतलब वसुधैव कुटुंबकम जो बोलते हैं, मतलब अयं निजः प्रोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। माने भगवे में संन्यास, पंथवाद, व्यक्तिवाद, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, इस तरह से घुल मिल करके एक रस हो जाते हैं। जैसे संगम में सभी नदी मिल जाते हैं, उस तरह से हमारे ये ध्वज का जो है ये संगम है। ये ध्वज कहने का मतलब जितना आप देश में झंडा देख रहे हैं, जैसे भाई साहब बताए वक्ता कि वामपंथ लाल झंडा है, वो सब इसमें मिल करके एक रस हो जाते हैं। अब झंडा में और क्या क्या होता है विनोद जी अस्टील से बताएंगे। चिन्ह कौन सा है? चक्र। चक्र, चलिए चक्र। हाँ, चक्र। चक्र क्या है? इसी झंडा में भारतीय मजदूर संघ समाया हुआ है। चक्र क्या है? उद्योग का प्रतीक। चक्र है उद्योग के सर्वांगीण विकास का प्रतीक, सर्वांगीण विकास का प्रतीक। और क्या कहता है वो चक्र? बांटकर खाना। कहता है कि बांटकर खाना। और क्या है उसमें? उमेश जी बताएंगे। उमेश जी, धन्यवाद अध्यक्ष। चक्र के बाद और क्या है झंडा में? जो हमारा वो समृद्धि का पहचान है। चलिए, एक पिनियन भी है। पिनियन का क्या काम होता है मशीन में? यहाँ सभी लोग आप ऑपरेटर ग्रुप के हैं। पिनियन क्या करता है? हमारे भाई साहब संजीव जी यहाँ इंजीनियर हैं, कहीं गलती बोलेंगे तो टोक भी देंगे। वो भी बीआईटी मिश्रा के प्रोडक्ट हैं। पिनियन का काम है एक दूसरे का भाग लेना, सहना। पिनियन का काम यही ना है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बोलिएगा बात। निर्गुण जी आप तो फील्ड में काम करते हैं, हमारे वर्मा जी ऑपरेटर हैं। पिनियन का काम है एक दूसरे का भार लेना, मतलब भार सहना। पिनियन का काम है।
हम मुष्टि देख रहे हैं, तो मुष्टि कैसे बांधते हैं? ये अंगूठा के सहारे, अंगूठा के सहारे बांधते हैं। तो हम लोग क्या है कि भारत, एक बार बोलिए तो भारत माता की जय। नहीं, हाथ जो है ना, जैसे हम लोग बहुत आदमी क्या करते हैं, ऐसे हाथ भी फैला करके बोलते हैं। लेकिन पहले जो था, हम लोगों को बोला जाता था कि ये मुष्टि का अंगूठा ऐसे होना चाहिए। मतलब अंगूठा जो है ये श्रम का प्रतीक है। इसी के सहारे आपको हथौड़ा चलाना है, गलासा चलाना है, जो भी करना है, अगर अंगूठा नहीं हो तो ये 4 उंगली काम नहीं कर सकता है। इसलिए इस अंगूठा को ऊपर रख, ये श्रम का प्रतीक है। और क्या है कि मुष्टि को जब बांध देते हैं तो मिल करके रहना। हम सबों को क्या करना है? मिल करके रहना। और एक चीज और बताता है ये नुस्खा, दिखाने का मतलब हो गया क्या? जैसे कि पिछले सत्र में द्वितीय सत्र में चर्चा चल रही थी अनुशासन का अभाव। अगर हम अनुशासन का पालन खुद ऊपर से नहीं करते हैं तो नीचे के कार्यकर्ता से आशा नहीं करना चाहिए। नीचे मतलब यूनिट स्तर के कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता से अनुशासन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए पहले ऊपर भी अनुशासन, ऊपर से तब नीचे अनुशासन का पालन। हम खुद अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो हमारे कार्यकर्ता नहीं पालन करेंगे। इसलिए ये अंगूठा जो है जो अनुशासन का भी प्रतीक है, दर्शाता है। अब उसमें बोले हुए कि गेहूं की बाली मतलब अनाज, अनाज भी है, चक्र हो गया, पिनियन हो गया, मुष्टि हो गया, अनाज है। अनाज क्या है? दूसरे के लिए उपयोगी, दूसरे के लिए उपयोगी। तो हमारे कार्यकर्ता को ऐसा होना चाहिए, जब हम गाते हैं कि तो हमारे कार्यकर्ता को, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता को दूसरे के लिए उपयोगी होना चाहिए, समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। केवल गीत गाते हैं कि शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम। केवल गीत गाने से नहीं होगा, हमको बढ़ चढ़ करके समाज का हर कार्य करने के लिए, अपने संगीत जी अभी बोल रहे थे बाहर में थे तो हम लोग कि हम हर कार्य को करते हैं, दरी बिछाने से लेकर के, झाड़ू लगाने से लेकर के, बौद्धिक देने तक का कार्य करते हैं, भोजन प्रेषण से लेकर के हर कार्य करते हैं। तो हमारे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता को, कम से कम जिला मंत्री या नेतृत्वकर्ता को हर कार्य में निपुण। अगर हमको कार्यालय में झाड़ू लगाना है तो हम झाड़ू भी लगा लेंगे, हम लोग लगाते थे। लेकिन आज क्या है कि हम एक मजदूर को खोजते हैं झाड़ू लगाने में कार्यालय, अब इंतजार करते रहते हैं, झाड़ी काटने के लिए इंतजार करते रहते हैं। तो अपने कार्यकर्ता को अपना काम, जैसे हम लोगों के भाई साहब अपने प्रचारक हैं, यहाँ 3 प्रचारक का देखिए बैठे हुए कार्यवाह। संघ क्या सिखाती है? अपना काम खुद करना। तो हमें आज के कार्यकर्ताओं में हम इसलिए इशारा इस विषय की तरफ कर रहे हैं कि आज ये देखने के लिए मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। जिस समय हम लोग शुरुआती दौर में थे, संगठन से जुड़े थे, उस समय कार्य करने के लिए एक झाड़ू पकड़ते थे तो एक कार्यकर्ता के बदले 5 कर्ता हो जाते थे। अगर गीत गाते थे तो विंदेश्वरी जी धनबाद में है, वो लाइन लग जाती थी गीत गाने वालों कि हम भी गीत लेंगे। आज गीत गाने के लिए भी हमको सोचना पड़ता है। तो आने वाले समय में गीत का जो अभाव हो रहा है हमारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बैठक यूनिट स्तर से लेकर के क्षेत्र स्तर से लेकर के जो अभाव है, उस अभाव को पाटने के लिए हमको आगे बढ़ करके नारे भी लगाना सीखना। देखिए अभी कितना सुंदर हर्षवर्धन जी 2 महीना नहीं हुआ है,
सभी नारे लगाए। हमको लगता है कि हमारे संगठन मंत्री सभी के व्हाट्सएप में भारतीय मजदूर संघ का जो नारा है उसको भेज देते हैं और हम कोशिश करेंगे कि सभी लोगों तक पहुँचे। कम से कम 1 महीना के अंदर में कंठस्थ गीत जिस कार्यकर्ता को आने वाले कार्यक्रम में जिला मंत्री को, जिला अध्यक्ष को, यूनियन के अध्यक्ष और महामंत्री को कंठस्थ अगर गीत भारतीय मजदूर संघ का 1 से 2 मात्र 1 भी कंठस्थ गीत हो जाएगा जिस दिन, हम उसको सम्मानित करेंगे प्रदेश के तरफ से। इस पर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, प्रशस्ति पत्र दे करके और उस कार्यकर्ता को सम्मानित करेंगे। इस अभ्यास वर्ग के माध्यम से विषय नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम हृदय से द्रवित और दुखी। आज गीत गाने वाले उत्साह नहीं है कार्यकर्ता की, क्योंकि नारे और गीत पर भी बोलना है। इसलिए आपको संगठन मंत्री जो बार बार गीत गाने का अभ्यास करवा रहे हैं, थोड़ा गीत जरूर लंबा है, लेकिन उसमें भाव अगर अंदर से देख रहे थे कि आप लोग भावपूर्वक गा रहे थे, इसलिए बहुत खुशी भी है। लेकिन इसको कंठस्थ कर लेना है, मजदूर गीत को भी कंठस्थ करना है, नारे को भी कंठस्थ करना है। कम से कम तो 10 नारे कंठस्थ होने ही चाहिए। हम आंदोलन कैसे करेंगे, सरकार को कैसे झुकाएंगे? अगर कहीं राजधानी में अगर अभी असंगठित क्षेत्र का प्रदर्शन करना, तो कितने का एक कार्यकर्ता अगर हम नारा लगाने लगेंगे तो 5 मिनट में थक जाएंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने 10-20 कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए कि नारा ही नारा गूंजने लगे, मां भारती का जय जयकार होने लगे। बहुत शक्ति है नारे और गीत में। हमारा मूल भारतीय मजदूर संघ का आधार है नारे और गीत। तो ये झंडा पर चूंकि हम आप लोगों को ध्यान आकृष्ट किए हैं, इसको अन्यथा नहीं लेंगे। इसमें से बहुत से लोग कार्यकर्ता अभी भी नहीं जानते हैं कि हमारा ध्वज कैसा होना चाहिए। जैसे संजय जी बताए आयताकार, तो आयताकार बनी, लेकिन 4 कोना। कहीं कहीं क्या होता है, हम ऐसा भी झंडा लेते हैं, त्रिभुज टाइप का ट्रेंगल झंडा हम देखे हैं, और झंडे पर BMS नहीं लिखा होना चाहिए। तो केवल वो जो हमारा भगवा ध्वज ही है वो BMS की पहचान है। और ये जो बोले चक्र, पिनियन, मुष्टि, अनाज जो बना हुआ है वो मोनोग्राम वही। इसलिए भविष्य में झंडे पर अभी धनबाद में से व्हाट्सएप में आया, उस पर झंडे पर लिखा हुआ है BMS। ये नहीं होनी चाहिए। उस भूल को भविष्य में जो बन गया भूल को हम सुधारेंगे। अब है क्या कि उसमें दांतें कितने होनी चाहिए? 7। कितने दांतें होने चाहिए? सभी लोग नहीं बोल रहे हैं। रामधारी जी 7 ना? 7 ही दांत क्यों होने चाहिए? ये भी आप प्रश्न कर सकते हैं। 7 ही दांत क्यों होना चाहिए? सोचिए हमारे ऋषि मुनि, राष्ट्र ऋषि कैसे थे उस समय। बना तो अपने परम सुरेश जी बता रहे थे, बोले प्रथम अध्यक्ष और ठेंगड़ी जी पहला महामंत्री बने थे। मैंने 12 वर्ष के बाद चिंतन मनन कितना किए होंगे, इस पर में कितने पुस्तक को पढ़े होंगे, कितने मैंने विचार विमर्श करने के बाद मैंने 7 दांते, कहीं कहीं 8 बैठते हैं। आज भी जो हमारा बैनर, ये हमारी गलती है, बैनर जो बनी है उसमें 6 दांते हैं। मैं एक आप लोगों को थोड़ा सा कहिएगा कि ये आध्यात्मिक है इसलिए बोलते हैं। पहला तो हम बोलते हैं कि भगवा ध्वज का रंग है अग्निशिखा, सूर्योदय के अग्निशिखा के समान। तो
तो सूर्य से ही लिया गया। अब कहेंगे कैसे? श्लोक है, उसका हम बताते हैं। नमो नमस्ते सदा विभावसु सर्वात्मने सर्वात्मने सप्तहयाय भानवे सप्तहयाय भानवे। उसमें घोड़े जो देखते हैं 7 घोड़े हैं, अश्व, वहीं से लिया गया है। हम जैसा सीखे हो सकता है सुरेश जी और अपने बैठे हुए हैं कहीं से, ये हम भी अभ्यास बल के माध्यम से ये संकलन करके रखे थे बहुतों से, लेकिन मौका नहीं मिला। तो सप्तहयाय भानवे, और क्या उसमें अनंत शक्ति मणिभूत देना, अनंत शक्ति इसमें है। ये जो झंडा देख रहे हैं ना, सब 7 घोड़े पर जैसे सूर्य विराजमान है, उसी से ये 7 चक्र, ये 7 बनते का वही से लिया गया। और एक है सप्तऋषि के, सप्तऋषि होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक दांता को याद रखना है कि कहीं 6 नहीं हो जाए, 4 नहीं हो जाए। हमारे वर्मा जी एक छापने वाला कहीं दिल्ली से लाए थे, उसमें 5 ही दांता है। अब कहते हैं कि हम दिल्ली से हम बार मेरे बोलने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष का कोई बात नहीं हुई। वो 5 दाता का भी नया भी बड़े बड़े झंडा बना दिए। जो साचा है पहले का, नेट में हम अपने यहाँ सुरेश जी बैठे हुए हैं और गणेश जी, नेट में 8 दांते भी हैं। अगर हम गलती आज से करते जाएंगे तो आने वाले समय में कोई बताने वाला नहीं रहेगा कि सुरेश जी की आयु अब 70 हो गई, हमारी भी आयु अब 60 से के लगभग होने जा रही है। हमारे जो दत्तोपंत ठेंगी जी चले गए, मैंने उस समय के जो लोग थे, इसलिए यहाँ जितने भी कार्यकर्ता बैठे हुए सबका दायित्व बनता है कि हम 7 बातें को याद रखें। क्यों था, कैसे था, ये हम छोटी छोटी भूल करते हैं। अब दांते का ये झंडा पर जो है, तो इससे अधिक हमको लगता है अब रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा इस पर में। और अब चूँकि मेरा एक विषय और हमसे कहा गया है, जो है भारतीय मजदूर संघ के अस्थायी कार्यक्रम। इस बोझ को अपने क्रम में सुरेश जी, चूँकि उनको बोलना था अपने राष्ट्र ऋषि ब्रह्मसभा दत्तोपंत ठेंगी जी के जो लिए, वहाँ से उन्होंने बोलने में बहुत सारी विषय को समाहित करते हुए आपके बीच में रखा है। तो आप लोगों का हम अधिक समय नहीं लेते हुए, क्योंकि इसको संक्षिप्त में जो है तो आपके बीच रखते हैं। और इस कॉपी का कल हम लगता है कि जितने भी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं सभी लोगों को देने का प्रयास करेंगे फोटोकॉपी। अपने मुख्यतः जो है तो 6 ही कार्यक्रम, कहीं कहीं धनबाद के अभ्यास वर्ग में थे तो हमारे संगठन मंत्री जी भी बोल रहे थे कि 6 ही कार्यक्रम है। कोई कार्यकर्ता आकर के बोल रहे थे कि 7 कार्यक्रम है। तो जानकारी रखनी जरूरी है और हमको भी याद करना, अभ्यास करना जरूरी है, इसलिए आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। पहला तो है कि ये जितने भी कार्यक्रम हैं सभी कार्यक्रम अपने क्रम से दत्तोपंत ठेंगी जी के ही कार्यकाल में निर्धारित हुआ। मात्र उनके जाने के बाद हम 14 अक्टूबर का जो समरसता दिवस मनाते हैं, वो कार्यक्रम उनके सामने में चूंकि
इसलिए पहला जो है सर्वपंथ समादर दिवस के रूप में हम 25 मार्च को मनाते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस के रूप में, माने पहला जो हमारा अस्थायी कार्यक्रम है सर्वपंथ समादर दिवस, उसको आप लोग मंच भी कह सकते हैं कि स्थापना की गई थी, लेकिन दिवस के रूप में हम गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। माने उसमें अपना कहानी जो आता है 25 मार्च 1931 को श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी का बलिदान हुआ था। माने 1931 में कानपुर में हिंदू मुस्लिम का कुछ झंझट हो गया था, एक तरह से कहिए कि दंगा हुआ था, राइट हुआ था। वो शांति स्थापना में अकेले निकल पड़े थे। दंगाइयों में उनको गए वो शांति के लिए, उनकी हत्या कर दी। माने एक तरह से विद्यार्थी उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में काम कर रहे थे और उनके मन में ये भावना आई कि हम अकेले जा करके इसको हम शांत करा लेंगे, लेकिन उल्टा हुआ कि उनका हत्या कर दिया गया। अब कौन किया ये आप सभी समझते होंगे और सभी जानते हैं यहाँ के कार्यकर्ता होंगे। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उन्होंने काफी आंदोलन किया था, आवाज उठाने का भी काम किया था। 1916 से लेकर के 18 यानी बेसेंट के होम रूल आंदोलन के समय कानपुर में लगभग 25,000 मजदूरों के दमन शोषण के खिलाफ भी वो बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। 1926 से 1929 तक प्रांतीय कार्य समिति के सदस्य थे। उनको काफी भाषाओं का ज्ञान था, मतलब उर्दू फारसी का भी ज्ञान था। इतने बड़े वो विद्या के धनी थे कि उर्दू फारसी का भी ज्ञान था। इस पर अधिक नहीं बोलते हुए, चूंकि संक्षिप्त हम आपके बीच में रखें, तो ये 25 मार्च जो है बलिदान दिवस, गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान दिवस के अवसर पर हम लोग समादर मंच, उसमें अन्य संगठन, अन्य धर्मों के लोग को भी बुला करके, लेकिन हम लोग करते शायद नहीं हैं, भूल जाते हैं। 25 मार्च जब आता है तो कहीं कहीं हो सकता है कि प्रांत के स्तर पर भी हम भूल जाते हैं। आज जो देश में हिंदू मुस्लिम की चर्चा खाली कर रहे हैं, अब सोचिए कि वो शांत करने गए, उनका बलिदान हुआ, तो सभी कार्यकर्ता समझ गए होंगे। इसको संक्षिप्त इसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि स्थापना दिवस तो हमारे यहाँ जितने भी कार्यकर्ता है कि कोई ऐसा कार्यकर्ता हमको नहीं लगता है, अन्य लोग भी हमारे सत्यप्रभा जी भी स्थापना दिवस के बारे में जानते होंगे। क्या बात है। दूसरा कार्यक्रम जो हम लोग करते हैं 23 जुलाई, देखिए अभिमन्यु जी जो चीज छूट रहा था उसमें केवल माने बाल गंगाधर तिलक के जन्मदिन पर ही 23 जुलाई को ही रखा गया, तो उन्होंने याद दिलाया। अभ्यास बल का यही मतलब होता है, अभिमन्यु नाम है अभिमन्यु, काम भी उनका अभिमन्यु बोला हो तब होता ही। तो उन्होंने याद दिलाया, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यही बोले थे ना अभिमन्यु जी, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ही बोले थे। उन्हीं के जन्मदिन पर स्थापना दिवस 23 जुलाई 1955 को भोपाल के एक छोटे से धर्मशाला में, जैसा कि भाई साहब अपने मानव सुरेश जी बोल रहे थे, 35 राष्ट्रभाग, वो नाम भी गिनाए कुछ
आज जो भारतीय मजदूर संघ का बट वृक्ष के रूप में फैल गया है, जिसका जड़ और तना का कहीं पते नहीं चलता, हम संभालिए नहीं पा रहे हैं। अध्यक्ष के नाते हम संभालिए नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा विशाल बट वृक्ष हो गया है भारतीय मजदूर संघ कि उसको हम लोगों को, आपको सभी का दायित्व बनता है उसको सींचने का काम करना। तो स्थापना दिवस पर हम अधिक नहीं बोलते हुए विदेशी नारे थे, विदेशी सभ्यता थी, उस पर संक्षिप्त बोलते हुए वामपंथियों का अधिकार था। जहां देखिए स्थापना दिवस पर हमारे चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, जिस समय हम लोग शुरुआत किए थे यही रजरप्पा में, रजरप्पा का सुरेश जी यहाँ साक्षी अभी बैठे हुए हैं, घूमते थे हमारे टीसी घूम रहे, जो कोयला का संगठन देख रहे हैं, क्योंकि हमको भारतीय मजदूर संघ पर बोलना है, लेकिन उन लोगों का नाम हम स्मरण करते हैं, आप लोगों को याद दिलाते हैं कि कोयला का जितने ये महासंघ बड़ा फैला हुआ बट वृक्ष के रूप में देख रहे हैं, और आज हम महामंत्री अध्यक्ष कोयला का होकर के माने राज चलाते हैं। एक तरह से राजा राज परिवार नहीं होता, उस तरह से जो राज चलाते हैं, उन्होंने एक उनको रिसीव करने वाला पहला बार यही चितलपुर डंपर से उतरे। हम सोच रहे थे, हम लोग मोटरसाइकिल से स्कूटर लेकर के पहुंचे थे, वो एक डंपर से उतर रहे थे जिस पर कि कोयला लगा हुआ था, पूरा डस्ट उड़ करके उनके पूरे चेहरे पर और शरीर पर हो गया था। ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं ने कोयला उद्योग को खड़ा किया, भारतीय मजदूर संघ को खड़ा किया। आज जो आप सुरेश जी, हमको नाम सामने में नहीं बोलना चाहिए, ये अपने पूर्व पहला महामंत्री सीसीएल कोयलियरी कर्मचारी नहीं, सीसीएल हाँ धनबाद और बीसीसीएल मिला करके कोयलियरी कर्मचारी से हुआ करते थे, उसके पहला महामंत्री आपके बीच साक्षी है, बैठे हुए हैं हमारे सामने में। दूसरा अच्छा, तो अपने बीच में बैठे हुए हैं, ये भी इनके आने जाने और कार्यालय में निवास करते थे। किन्हीं ने बोला कि भाई ये प्रचारक है, तो वॉकिंग जो करते थे देख करके इनका हम लोग आए कि भाई प्रचारक, उस समय प्रचारक का जो नाम सुनते थे ना, आज जैसे आपके बीच में ये 3 प्रचारक बैठे हुए हैं, मंच पर भी बैठे हुए हैं, अगर कोई स्वयंसेवक समझ लेते, आज भी प्रचारकों का सम्मान करना हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। भारतीय मजदूर संघ इसलिए नहीं बनाया गया था कि प्रचारकों का अपमान हो। हमको प्रचारक से सीखना है, क्योंकि अपना जीवन दान करके, परिवार घर सब कुछ त्याग करके, जो असली हम त्याग तपस्या और बलिदान का बात करते हैं, हम इस शब्द का इसलिए कर रहे हैं कि जैसे लगता है कि हमारे कार्यकर्ता इस स्थापना दिवस पर बोलते हुए कि एक स्वयं सेवक ही जान सकता है कि प्रचारक की क्या पीड़ा होती है। भूखे रह करके, अपमान सह करके, पैसे का अभाव झेल करके सुरेश जी आते थे। हम लोग 5 रुपया ऐसे 10 गो करके कि मार्ग वे के लिए झुमरे जी आते थे। कहानी है, हम और फटीक दत्ता कोयला में थे। एक जगह बाबू कुछ रुको मुढ़ी और घुगनी नहीं बेचता है, पकौड़ी, मैंने बरका से ले जा रहे थे कमलेश सहाय के यहाँ हम ले करके, और उछाल यादव से भेंट कराने के लिए। वो दिन याद आती है, इसलिए इस बात को आप लोगों को कार्यकर्ता पर रख रहे हैं कि भारतीय मजदूर संघ कोयला उद्योग हो, स्टील उद्योग हो, चाहे जो भी संगठन है, आज आंगनबाड़ी की बहनें इतने विशाल वृक्ष ये 4-5 साल से सुचिता अवस्था में, डेढ़ अवस्था में चला गया था। आज आपको झारखंड प्रदेश में कम से कम 12 जिला आंगनबाड़ी भी खड़ी हो चुकी
और सैया का एक लंबी खोज, लेकिन उसको क्या है कि सीखने का जरूरत है। केवल हम भारतीय मजदूर संघ की कल्पना करेंगे तो उसको हमको सीखने का, और जो असली शोषित पीड़ित समाज है ये आंगनबाड़ी या सैया अभी हमारे भारतीय मजदूर संघ के लिए है, और भवन निर्माण। तो स्थापना दिवस पर अधिक चर्चा नहीं करते हुए, क्योंकि सभी कार्यकर्ता यहाँ अगर बोलने लगेंगे हमको लगता है तो कोई विषय है क्या स्थापना दिवस पर कुछ पूछने के लिए? नहीं है ना। देखिए, स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ता जानते हैं, जैसे आज सुनते हैं क्या, अपने संजय जी महामंत्री कर चर्चा कर रहे थे अपने संसदीय गणेश जी से कि जिंदाबाद भी होता। हम लोग कभी ताली नहीं बजाते थे, जिंदाबाद नहीं करते थे, उसी इनकलाब और जिंदाबाद के चलते तो हमने लाल सलाम कि हमने बोला, भारतीय मजदूर संघ ने बोला भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज हम उस पद्धति को भूलते भूलते आजकल अब ताली भी बजने लगी है, कहीं कहीं जिंदाबाद भी होने लगा है, कहीं कहीं जैसे अधिवेशन में शायद फ्री है कि क्या है, अब भाई साहब को संज्ञान में दे दिया गया है। ऐसा प्रश्न हो जाता है। मैंने धन की पूंजी श्रम का मान, कीमत दोनों एक समान, ये नारा था, अपना जो नारा दिया गया। जैसे बोलते हैं ना, वो लोग बोलता है चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं सभी लोग नहीं गुनगुनाए। ब्रजेश जी गीत गाते हैं तो सभी लोग सब लय से, भाई प्रचारक का इतना महत्व आप लोग देते हैं, लेकिन जब अध्यक्ष बोल रहा है तो नहीं बोल रहे। एक बार जब कम्युनिस्ट वामपंथी को बोलता है कि चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, तो हमको क्या बोलना है? हुआ, इसका मतलब हमारी बात को आपको श्रद्धापूर्वक सुन रहे हैं। तो ये हो गया कि लाल के स्थान पर हम लोग भगवा ध्वज को अपना स्तुति केंद्र मानते हुए और वामपंथियों के हथिया हथौड़े के जगह पर हमने अपने अंगूठे और उद्योग चक्र को, अंगूठे और उद्योग चक्र को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया। साम्यवादी क्या करते हैं? 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। हमारा मजदूर दिवस अभी हर्षवर्धन जी नारा लगा रहे थे, विश्वकर्मा दिवस, क्योंकि आने वाला समय निकट है। हमारे महामंत्री जी आप लोगों को पत्रक में भी आगामी कार्यक्रम को आप लोगों ने स्थापना दिवस भारतीय मजदूर संघ का, हमको लगता है कि पिछले वर्ष से कई गुना माने भव्य रूप से प्रखंड तक भी मनाया गया, और सभी उद्योग सभी जगह। रांची में तो हमारे ब्रजेश जी के उत्साह से मैंने 16 जगह पर मनाया गया। धनबाद को ये धनबाद जिला भव्य रूप से किए, क्योंकि उनको राष्ट्रीय महामंत्री को बुलाना था, लेकिन हम लोगों का क्योंकि किसी कारणवश से वहाँ नहीं आ पाए, लेकिन आपको उनका दर्शन होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा। धनबाद जिला को हम ये आश्वस्त करते हैं बहुत जल्दी। इसलिए हम आपको हृदय से जो ये सभी जिले जो मनाए हैं और सभी उद्योग और सभी यूनियन, उसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि प्रशंसा करते हुए मैंने हम आपको आभार भी व्यक्त करते हैं प्रदेश के तरफ से कि इतना मैंने व्हाट्सएप में हम कभी नहीं देखे थे। कम से कम हमको लगता है ये 10 वर्ष के बाद हम देख रहे हैं कि इतना उत्साह से कार्यकर्ता, भले कोरोना कालखंड में 2 साल गैप हो गया, लेकिन काफ़ी उत्साहपूर्वक स्थापना दिवस पूरे झारखंड प्रदेश में मनाया। इसके लिए आप लोगों को आभार। दूसरा विषय जो है तो देखिए, अपने हमारे गार्जियन
भी रखेंगे, कुछ बातें आपके बीच में रखेंगे। हमको लगता है कि ये जो पर्यावरण दिवस पर इसको संक्षिप्त करते हुए, क्योंकि समय बहुत लंबा खींचा जाएगा इस पर, इस दिवस पर बोलने से, माने हमारे ऋषि मुनि कितने, सोचिए, भविष्य के बारे में जानते थे। प्राचीन काल से ये पर्यावरण की रक्षा के लिए ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, किसी वृक्ष का नुकसान नहीं पहुंचाते, पेड़ भी लगाने के काम करते थे। नदी, तालाब, कुआं, इस सब के इर्द गिर्द, और कौन पेड़ लगाते थे पहले? नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, अशोक, अर्जुन, ये जो रामगढ़ से देख रहे हैं ना, पूरा अर्जुन का पेड़ था। लेकिन 2014 से ही पूर्व ये चौड़ीकरण, आधुनिकीकरण के चक्कर में अभी तो पेड़ का ट्रांसप्लांट भी होता है, पेड़ को उखाड़ करके दूसरी जगह, लेकिन कोई ऐसा एसिड डाल दिया जाता है, वही लोग जानते हैं कि क्या डालना है। अर्जुन के छाल से इतना बड़ा महोत्सवी है कि हार्ट के बीमारी का दवा करता है, क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं, सिंकोना बाग से कुनैन तैयार होता है, मलेरिया की दवाई तैयार होती है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना भारतीय मजदूर संघ का दायित्व बनता है, हर एक कार्यकर्ताओं को, और ये संदेश नीचे तक जाना चाहिए। अब देखिएगा कि भारत सरकार कब करते हैं, भारत सरकार जो घोषणा की है वो कब पर्यावरण दिवस मनाते हैं? कितना जून को? 5 जून को। अब ये 2-4 दिन से बारिश होने लगी है, वर्षा होने लगा है। और 5 जून कोई समय होता है क्या भाई साहब? 5 जून कोई समय तो होता नहीं। गर्मी में जो पौधा लगाएंगे वो तो मर जाएगा। इसलिए 28 अगस्त को अमृता देवी बलिदान दिवस के रूप में, अमृता देवी भाई साहब के बलिदान दिवस के रूप में वो हम कहानी बताते हैं थोड़ा संक्षिप्त करके। ये हम लोग पर्यावरण दिवस, क्योंकि ये बरसात का अब जुलाई, इसके बाद अगस्त आने वाला है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक वर्षा होते रहती है लगभग, तो हम लोग पौधा को लगाएंगे, घेर घार करके पौधा को कहीं लगाएंगे, तो उसमें जल देने का आवश्यकता, क्योंकि हम डेली में पका नहीं सकते, हम लगा करके हम क्या करते हैं, कहीं हम भी विद्या मंदिर में जा करके लगा दिए। सारे के सारे पेड़, मात्र 10 पेड़ बचे, आज से 5 साल पहले 10 पेड़ हैं, कुछ पेड़ हैं, तो पेड़ को हम ऐसे जगह लगावे कि उनकी रक्षा भी हो। इसलिए 28 अगस्त को पर्यावरण दिवस के रूप में, अमृता देवी बलिदान दिवस के रूप में, देखिए हम सभी वृक्ष को पूजा भी करते हैं, इसलिए वृक्ष लगाना चाहिए। अब वृक्ष पर में मात्र एक वृक्ष के बारे में हम आपको बताते हैं, 2 वृक्ष के बारे में। हमको लगता है हम जितने भी यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, तुलसी तो सबके घर में होता है, हम पीपल की पूजा करते हैं, सभी लोग करते हैं ना, थोड़ा हाथ उठाइएगा तो पीपल की कितने लोग पूजा करते हैं? क्यों करते हैं उसको हम बता देते हैं, आप लोग नहीं पूछिएगा तो हम बता देते हैं। देखिए पीपल जो है, मुनो ब्रह्मा है, त्वचा विष्णु शाखा शंकरी स्थितम। मुनो ब्रह्मा, जल में ब्रह्मा का वास है, मुनो ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरी स्थितम। अपात्र पात्र देवानाम वृक्षराज नमस्तुते। सोचिए कि कितना बड़ा ये प्रकृति जो है हम पर ने किया है कि एक वृक्ष को पूजा करने से और शनिवार को जल देने से, थोड़ा सा दूध चढ़ाने से शनि ग्रह का शांति मिलता है। जितने भी ग्रह हैं सभी जो प्रतिकूल रहते हैं वो अनुकूल हो जाते हैं। इसी तरह से वट वृक्ष का भी महत्व है।
नीम के पत्ते का भी काफी महत्व है। और तुलसी तो साफ कहिए कि भगवान को जो भोग लगता है तुलसी डाला जाता है। तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, साइंस रिसर्च कर चुका है। अब सोचिए कि पेड़ पौधा कितना हमारे लिए लाभदायक है कि आपका जहर खींच करके प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और हमको ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये पीपल भी 24 घंटे देता है, वृक्ष भी। इसलिए हमको पर्यावरण दिवस जो है अब किस लिए मनाते हैं, ये 5 जून जो है ना, क्योंकि 12 दिसंबर 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बैठक में प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव भी नहीं आया था, क्योंकि 5 जून को पर्यावरण पर विचार करने के लिए एक महासम्मेलन बुलाया गया था और पूरे विश्व में उसको भारतवर्ष में अनुकरण कर लिया। और 5 जून को मनाने लगा और वही संस्कृति हमारी हो गई। हमारे कार्यकर्ता भी 5 जून को जीएम नगर बुलाता है ना, महाप्रबंधक नगर को लाके हैं, तो 5 जून को काफी हमको अवॉइड करना चाहिए। 5 जून को हम नहीं मनाते हैं। 1 मई को मई दिवस नहीं मनाते, हम नहीं जाते हैं मई दिवस में, आमंत्रण आता है। हमको उस मई दिवस को अवॉइड करना चाहिए। 5 जून को पर्यावरण दिवस को अवॉइड करना चाहिए। जोधपुर के राजा के आदेश पर वो अपने कर्मचारी को भेजे एक खेजड़ी वृक्ष न भाई साहब, खेजड़ी का वृक्ष उसको काट कर लाने के लिए भेजे थे। पेड़ को काटते देख करके जो हम बोल रहे थे अमृता देवी, आप सभी बहुत कार्यकर्ता यहाँ जानते हो, अमृता देवी 28 अगस्त 1730 की बात है। सोच लीजिए कब की बात है, कितने कार्यकर्ता को याद होगा। इसलिए हम इस कॉपी को देंगे आप लोगों को। ये जो संकलन है ना, अपने यहाँ बैठे हुए परम श्रद्धेय सुरेश जी, हमने उससे इनका जो संकलन था उससे चोरी करके आपके बीच में इस विषय को रख रहे हैं। मैंने चोरी नहीं, विषय जो है ना, ये मानव सुरेश जी इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे बीच में सामने में मौजूद है। चोरी करके नहीं, ये किसी वर्ग में अभ्यास वर्ग पर आ रहे थे, उस अभ्यास वर्ग के माध्यम से वो कॉपी हमको प्राप्त हुई, डायरी में नोट किए। लेकिन आज जो परिस्थिति है, पहले अभ्यास वर्ग में हम लोग उसको नोट करते थे, लेकिन आपके बैग में नोट और एक कॉपी और कलम भी है। लेकिन आज के कार्यकर्ताओं को हम किन्हीं को कुछ मुख्य बिंदु जो है उसको लिखना चाहिए, वो लिखते नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि सब लोगों को याद हो। अब सोचिए कि 28 अगस्त 1730 को खेजड़ी का पेड़ काटने के विरोध में अमृता देवी जब देखी कि ये पेड़ कट रहा है तो पेड़ के एकदम चिपक गए। अब उसके जो उनके कर्मचारी थे राजा के, जोधपुर के राजा के, उनके गर्दन सहित पेड़ को भी काट दिए। उनका जब तो अमृता देवी का जब बलिदान हो गया, उनका अनुसरण करते हुए 2 बेटी भी, 2 बेटियां भी उनकी उसी तरह का अनुसरण किया, उनको भी काट दिया गया। याद रखिएगा कार्यकर्ता बंधु। अब सोचिए, माने 69 महिलाओं का बलिदान हुआ था। जिस दिन अमृता देवी 28 अगस्त को बलिदान दी, उस समय 69 महिलाएं और 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। कितने बलिदान के बाद
राजा का मस्तिष्क का काम किया कि हम ये क्या कर रहे हैं। आज भी जो है ना, उस समय जोधपुर में जाएंगे तो वहाँ पर में जो है खेजड़ी का बहुत सा वृक्ष है। हम तो कोशिश कई बार सोचे कि उधर राजस्थान जाएंगे तो देखेंगे। आप लोगों में से हमको लगता है कोई गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन आज भी वहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष को पूजा की जाती है और काटा नहीं जाता। इतने बलिदानों के बाद इसलिए हम अमृता देवी बिश्नोई न भाई, अमृता देवी बिश्नोई के बलिदान दिवस के अवसर पर हम ये पर्यावरण दिवस 28 अगस्त को मनाते हैं। ये हो गया आपका पर्यावरण दिवस पर में ही बात हमको रखना उचित होगा, क्योंकि इसमें जो भी छुटा हुआ वो आप लोगों को हम उपलब्ध करा देंगे। अब ये 17 सितंबर जो हम लोग परिकल्पना करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि शायद हमारे वाले सुरेश जी बोलते बोलते तो अब उतनी हम ही साल के लगभग हो चुके हैं। ये भारत सरकार कुछ चीज़ को जो हम लोग जिस आंदोलन में शामिल हुए थे वो तो कुछ मिला, एक दो चीज। ये शायद लगता है हमारे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता को भी बहुत सारे कार्यकर्ता अयोध्या रामलला के लिए इसमें से जेल भी गए, कोई कार्य सेवक में भाग लिए, वहाँ भी गए और हम भी उस आंदोलन में थे। हमारे रजरप्पा से भी काफ़ी संख्या में लोग गए थे, चंद्रशेखर चौधरी जी आज भी हैं, रामजीवन पांडे थे, सत्यन नारायण शर्मा जी थे। तो वो रामलला कम से कम जो है एक दिन जो है परिकल्पना बहुत पूर्व से थी, वो हुआ और 370 था। लेकिन ये विश्वकर्मा दिवस को राष्ट्रीय श्रम दिवस, ये भारत सरकार जब तक हम लोग जागरूकता नहीं लाएंगे, जन आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे, कम से कम मेरी अपेक्षा है कि हर जिले में 17 सितंबर को आप भगवान का पूजा कीजिए, भगवान का विश्वकर्मा का पूजा कीजिए, मूर्ति का पूजा कीजिए, प्रसाद बांटिए, लेकिन हर जिले में कम से कम मोटरसाइकिल में झंडा लगा करके हमारे महामंत्री भी आग्रह करेंगे आप लोगों से। 24 जिले हैं, अगर झारखंड में हर जिले में एक रैली का आयोजन हो जाए और ये नारा लगे कि हमारा राष्ट्रीय श्रम दिवस 17 सितंबर घोषित इसलिए आगामी कार्यक्रम है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि स्वयं पिता परमेश्वर ही विश्व का पहला श्रमिक जो कहते हैं ना, अगर कोई सबसे पहला श्रमिक है तो भगवान आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा, जिनको कि हम लोग हमारे आराध्य देव हैं, भगवान विश्वकर्मा ही पहला श्रमिक है। आदि श्रमिक के नाते संसार में सब प्रकार की भौतिक प्रगति जितना भी हुआ है वो सब उनका देन है, भगवान विश्वकर्मा। सोचिए, रावण के लिए जो लंका नगरी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम लोग देखे तो नहीं है, जो लंका नगरी का निर्माण हुआ था तो भगवान विश्वकर्मा का देन था। कृष्ण के लिए ये जो द्वारका देख रहे हैं, जो अब समुद्र में, ये भगवान विश्वकर्मा का देन है। कहने का तात्पर्य जो है, धर्मराज युधिष्ठिर के लिए हस्तिनापुर, तो देवताओं के लिए वायुयान शस्त्रागार जितने भी प्रकार का था सब इनका ही, भगवान विश्वकर्मा को ही आवाहन करते थे। और सब कुछ ये इसलिए इनको पहला ठेंगरी जी कहा करते थे कि अगर कोई श्रमिक है, पहला श्रमिक, इन्हीं ने पूछा था उनसे तो कहा, बोले थे कि परमपिता परमेश्वर। कहीं उनके एक पुस्तक में वर्णन आता है कि पहला सदस्य या श्रमिक पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि पिता परमेश्वर।
जो भाई साहब लोग बोल रहे थे कि उनको कोई पत्रकार पूछा, मैंने शून्य से हम शिखर पर पहुंचे, कोष नहीं, कार्यालय नहीं, कार्यकर्ता नहीं, तो ये भगवान विश्वकर्मा का ही देन है। कुछ वर्णन आता है कि स्कंद पुराण, वायु पुराण, भविष्य पुराण और शिव पुराण में आया है, हरिवंश पुराण में। भगवान विश्वकर्मा का विवाह प्रहलाद की पुत्री रचना से हुई। उनका जो पहला पुत्र हुआ उनका नाम था माने विश्व रूप माने त्रिसरा भी है। उनका पुत्र का पहला पुत्र इतने तेजस्वी प्रतापी विद्वान निकले कि देवता लोग भी उनके गुरु बृहस्पति थे, वो उनको गुरु नहीं मान करके ये विश्व रूप त्रिसरा को गुरु मान लिए। ये भगवान इंद्र को उसको संक्षिप्त करते हैं हम थोड़ा सा। भगवान इंद्र को नहीं रहा गया, बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने आकर के विश्व रूप को त्रिसरा जिनको कहते हैं त्रिसरा, उनका वध कर दिए। अब वध जब उनका हो गया, उनका इतना माने देवताओं में तो भगवान विश्वकर्मा क्या किया, बदला लेने के लिए अपना फिर पुनः एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के फलस्वरूप ये हुआ कि उनको दूसरा पुत्र वृत्त, जिसको वृतासुर भी शायद भाई साहब बोलते हैं ना, वृतासुर नहीं, हाँ वृतासुर जन्म। अब वो जो थे जश्न उनका उल्टा, किनका, विश्वरूप त्रिसरा का उल्टा। देवतागण में माने उनका भय इतना व्याप्त हो गया, वृतासुर का, वृतासुर का इतना भय व्याप्त हो गया, इतने बलवान वो निकले कि देवता लोग उनको संहार करने की कामना कर रहे हैं। अब उनका संहार कैसे हो, ये तो भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे। इस विषय को सुनना थोड़ा इसलिए, राष्ट्रीय भावना का जो है, भगवान विश्वकर्मा राष्ट्रीय भावना से भी ओतप्रोत थे, राष्ट्र को ही सर्वोपरि मानते थे। यहाँ पर अब विषय आएगी, इसलिए हमको ध्यान में रखना है। भगवान विश्वकर्मा जैसा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हम लोग नहीं हैं। तो देवताओं भी डरते थे उनके अत्याचार से। समूह माने देवता का जो जितने भी समाज था सभी त्रस्त थे। अब हुआ क्या कि उनको जब मारना है तो महर्षि दधीचि ऋषि की हड्डी चाहिए, और उस हड्डी से माने शस्त्र बनाएंगे तो पुनः सोचिए कि भगवान विश्वकर्मा के पुत्र और उनको ही मारने के लिए दधीचि ऋषि तो दानी थे, आप लोग सभी कहानी जानते होंगे। और वो आज भी अमर है दधीचि ऋषि। वो अपना हड्डी दे दिए। अब वो भगवान विश्वकर्मा को ही प्रार्थना सभी देवताओं को करना पड़ा। उनके हड्डी से ही भगवान विश्वकर्मा के अंदर में एक राष्ट्रीय चेतना जग गई और इतना बड़ा
त्याग, जो हम लोग आज त्याग और तपस्या बलिदान की बात करते हैं, तो भगवान विश्वकर्मा से ही सीखना पड़ेगा। वो वज्र बना करके देवताओं को दिए, तब जा करके उनका वध हुआ। इसको इसलिए भगवान विश्वकर्मा, जिन्होंने राष्ट्रीय भावना को, चेतना को जगाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र का भी अपने हाथों से पुत्र को वध करने के लिए ब्रज बना करके मैंने दिए, इसलिए हमारा श्रम दिवस 17 सितंबर को होना चाहिए। चलिए इसको संक्षिप्त करते हुए, क्योंकि लंबी है, भाई साहब का संकलन था। अब देखिए, आप लोग तो सब जानते हैं कि कितना हो गया, अब बस इसको जल्दी जो है, अब समरसता दिवस पर आप लोग इस पर अधिक बोलना हमको लगता है नहीं पड़ेगा। कितने लोग जानते हैं समरसता दिवस के बारे में? विनोद जी जानते हैं, जिला के जिला मंत्री सब, कोयला के लोग सब जानते हैं, रामधारी जी भी जानते होंगे, बोलते ही होंगे रामधारी। समरसता दिवस क्यों मनाते हैं रामधारी जी? हम आपसे सीख रहे हैं। नहीं, हम भी भूल जाते हैं, एज के चलते आप थोड़ा सा भूलने भी लगे हैं, जैसे जैसे एज बढ़ते जाते हैं। बोलिए। हमें 14 अक्टूबर को सामाजिक समरसता दिवस जो बनाते हैं, उस दिन क्या है? हमारे निर्वाण के रूप में हम लोग समरसता दिवस मनाते हैं। उसमें क्या करते हैं? तो सभी उसमें है क्या कि सभी वर्ग के लोगों को, शोषित, पीड़ित, दलित और सभी पंथ के लोगों को, ऐसा नहीं कि केवल हम हिंदू धर्म, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक सूत्र में, जैसे झंडा में है कि सभी एक रस में घुल मिल करके, जैसे नदी समुद्र में मिल जाता है, उसी तरह से हमको उस दिन सामाजिक समरसता दिवस के रूप में, उनके निर्वाण दिवस को सामाजिक समरसता दिवस में, ताकि एक समाज पर छाप पड़े, हर वर्ग का लोग जो है उसमें शामिल हो। माने केवल गीत गाने से नहीं, हम उसको एक बार याद करा देते हैं, जो गीत गाते हैं वो साकार हो, जो समाज है उस वर्ग में जा करके उसके साथ पंक्ति में बैठ करके भोजन करना, परिचर्चा करना, पहले परिचर्चा करना, कुछ भोजन बनाना। तो हम लोग क्या करते हैं? अस्पताल में जा करके फल बांट आते हैं। माने मरीज सबसे शोषित है, अच्छे अच्छे परिवार के मरीज भी भर्ती रहते हैं, उनको हाथ में जा करके खा करके चले आते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि समरसता दिवस जो मनावे उस दिन, तो हमको जैसा बोले कि शोषित, पीड़ित, दलित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ताकि वो भी अपने राष्ट्रीय भावना से अनुपूरक हो। जो हम कहते हैं, गीत गाते हैं कि मजदूरों का राष्ट्रीयकरण, तभी संभव है। हम बैठेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे, बात करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो अभी ये जो 14 अक्टूबर है सामाजिक समरसता दिवस, ये हम लोग सभी जानते हैं, हमारे दिमाग में लगता है कि सब इस विषय को हम। अब एक अंतिम है, हम लोग खाली कहते हैं अंग्रेज तो भाग गया, अंग्रेज क्या हुआ? अंग्रेज चला गया, देश आजाद हो गया। देश तो आजाद हो गए ना, लेकिन अब हम लोगों को सो जाना चाहिए था। परम पूज्य डॉक्टर साहब केशवराव बलिराम हेडगेवार आजादी से पूर्व ही समझ गए थे कि भारत आजाद होगा। इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की।
क्यों की, कैसे की, उस बारे में हम नहीं जानना चाहेंगे। अपने बैठे हुए हैं विभाग कार्यवाह, वो आपको इस विषय में हल्का सा कुछ न कुछ बताएंगे और सभी कार्यकर्ता जानते हैं। जब तक हम लोग विदेशी वस्तुओं का परित्याग नहीं करेंगे, खास करके कम से कम जिससे भारतीय प्रदूषण के कार्यकर्ता है, आज 100 से ऊपर यूनियन भारतीय प्रदूषण झारखंड प्रदेश में है। अगर स्वदेशी को अपना लें, माने 12 दिसंबर बाबू गेनू बलिदान दिवस के रूप में हम स्वदेशी दिवस के रूप में 12 दिसंबर को मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? तो बाबू गेनू मुंबई के साधारण मजदूर थे। उन्होंने स्वदेशी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। कैसे हुआ था? तो महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे में, वहां तो उनका जन्म हुआ था। माने अंग्रेज जब स्वदेशी का कोई गाड़ी से विदेशी सामान जा रहा था, तो विदेशी सामान का माने कुछ कार्यकर्ता मिलकर के बाबू गेनू बलिदान जो बोलते हैं, उन्होंने रोकने का प्रयास किया था। और उस जब हिंदुस्तानी कोई भारत के कोई ड्राइवर थे, उसको चलाने से हिचकिचाए, वो अपना ट्रक के सामने में सो गए। अंग्रेज उतर करके उस गाड़ी को चला करके उनके माथे पर से ट्रक का चक्का चला दिया। इस तरह से उनका, इसको हम संक्षिप्त करते हुए बोल रहे हैं, उनका बलिदान हुआ था। ये 12 दिसंबर को ही बाबू गेनू बलिदान दिवस हुआ था। इसलिए हमारे राष्ट्र ऋषि इस दिवस को स्वदेशी दिवस के रूप में मनाने का हम लोगों को ये, तो कितने लगभग, लेकिन कितने लोग हैं कि हम लोग ब्रश करते हैं, पेस्ट करते हैं, साबुन अपनाते हैं, तेल अपनाते हैं। तो यहाँ कितने लोग हैं कि स्वदेशी का पालन करते हैं? थोड़ा हाथ उठाएंगे, देखेंगे पीछे। चाइनीज सामान कितने लोग खरीदते हैं? लाइट, बिजली का खिलौना, चाइनीज सामान यही जो है ना, हम लोग वो चाइनीज सामान एक इससे सम इतना ही बोलते हुए ये मुख्य रूप से जो है आपके जी 8 मार्च पहला दिवस, विश्व महिला दिवस मनाते हैं, है ना? मैंने साथ, इसको साथ कर देना है ना, ये जो कार्यक्रम 6 है उसको साथ कर देना। अच्छा, तो यही हुई। अब समय काफी लंबा हो चुका है, 7 तक मेरा टाइम फल बचा, अब यहीं पर अच्छा तो सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, अपने अनुशासन पदाधिकारी अपने जो है उनका हृदय से आप लोगों ने मेरी बात को इस अभ्यास के माध्यम से सुना, इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।